नमस्कार साथियों, द टारगेट कॉम्पिटिटिव क्लासेज हंसपुरा के यूट्यूब चैनल पर मैं वरुण कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग हंसपुरा के क्षेत्र में यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुछ क्रांतिकारी कदम उठाने जा रहे हैं, जिससे हम लोग को उम्मीद है कि आप लोग हेल्प ज़रूर करेंगे और इसको देखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जितनी भी शैक्षणिक संस्थानें हैं वो बंद है, ऑफलाइन क्लास संभव नहीं था। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था कर रहे हैं। तो आपसे हम लोग का गुजारिश है कि सपोर्ट करें, ताकि एजुकेशन के क्षेत्र में हम और आप दोनों मिल करके एक क्रांतिकारी कदम उठा सके और जो आपकी कोशिश, जो आपकी ज़रूरत है, उसको हम लोग फुलफ़िल करने की कोशिश में रहेंगे। तो आज हम लोग 67 बीपीएससी और बिहार दरोगा और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसको लेकर के कुछ सवालों के साथ मौजूद हैं, तो आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आज हम लोग पॉलिटी के 25 सवाल के साथ आपके साथ हैं। 25 सवाल रहेंगे जो एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस है। मुझे तो लगता है कि एग्ज़ाम में भी सवाल यहीं से आएंगे। तो आइए आज हम लोग पहला सवाल को देखते हैं। पहला सवाल आपको है कि भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि पहला ऑप्शन में आप देखिएगा, इसका राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उस गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि इस सवाल पर हम लोग गौर कर रहे थे। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि गणराज्य का मतलब क्या होता है, तब जाकर के इस सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गणराज्य जैसे शब्दों का अगर इस्तेमाल की बात करें तो भारत के संविधान के अंदर प्रस्तावना में प्रियम्बल के अंदर इसको जगह दिया गया है कि भारत को एक गणराज्य घोषित किया जाता है। तो गणराज्य का मतलब होता है कि जहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष का चुनाव होता है उसी को गणराज्य बोलते हैं। और राष्ट्र अध्यक्ष अगर हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ के राष्ट्रपति ही यहाँ के राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रपति ही राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं। अगर इसको आर्टिकल से हम जोड़ करके देखें भारतीय संविधान के तहत, तो आर्टिकल 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता है और 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इस आधार पर हम लोगों ने स्पष्ट देखा कि भारत में यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, उनका चुनाव होता है। इसलिए इस आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर 1 होना चाहिए, क्योंकि इसके राष्ट्राध्यक्षों का चुनाव होता है। तो ये आपका पहला सवाल था और इसके लिए प्रीफर हम लोगों ने किया तो देखा कि भारत संविधान का आर्टिकल 54 और 55 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित बातों का जिक्र है। तो इसलिए भारत संविधान के तहत इसको गणराज्य बोला जाता है। दूसरा सवाल पर हम लोग देखेंगे, लाया जा सर। सेकंड नंबर का सवाल है कि भारत संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। ऑप्शन में है राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्रों का महासंघ, एक राज्यों का संघ, भारतवर्ष, एक महासंघीय राष्ट्र। तो संविधान के अंदर अगर आर्टिकल 1 में आप जाते हैं, आर्टिकल 1 के तहत उसमें लिखा हुआ है कि भारत एक राज्यों का संघ है। तो इस तरह से इसका आंसर 2 आपको हो जाएगा। तीसरे नंबर सवाल है कि भारत संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द पर कब जोड़ा गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट। सबसे पहले सेकुलरिज्म को समझिए कि सेकुलर का क्या मतलब होता है। तो वैसे राष्ट्र या वैसे देश जिसका कोई अपना धर्म नहीं होता है उसको सेकुलर राष्ट्र बोलते हैं। और उस आधार पर हालांकि इस चीज़ को 42 संशोधन के तहत संविधान में 1976 में जोड़ा गया, 1976 के अंदर। लेकिन भारतीय संविधान की जो प्रकृति थी वो अपने आप में सेकुलरिज्म को मानता था और इसके लिए भारतीय संविधान के पार्ट 3 अनुच्छेद 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी नेचर सेकुलरिज्म की ओर ही इंगित करता था। इस आधार पर हम समझ सकते हैं, भले भारतीय संविधान के अंदर 42 संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया 1976 में, लेकिन संविधान निर्माण के समय भी हमें 25 से 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया था वो आपको सेकुलरिज्म प्रकृति को ही दर्शाता था। इस तरह से इस बात को भी थोड़ा सा आप लोग नोट डाउन कीजिएगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख है, जो एक महत्वपूर्ण राइट्स के अंदर इसको शामिल किया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर 42 संशोधन 1976 होगा। तीसरे सवालों पर हम लोग गौर करेंगे। चौथे नंबर के सवाल जो हैं
चौथा नंबर का सवाल है कि दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की कॉन्सेप्ट को अंगीकार किया गया है? डीपीएसपी इसको शॉर्टकट में बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो भारत संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी चर्चा है। आइए हम लोग छठा सवाल को देखते हैं। इसमें सवाल है कि भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना को किस देश से ली थी? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसको VVI भी कह सकते हैं आप, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है 6 नंबर। सबसे पहले आपको समझना होगा कि संघीय व्यवस्था क्या होती है। फेडरलिज्म सिस्टम, संघीय व्यवस्था का मतलब होता है कि शक्तियों का केंद्र राज्य के विभाजन होना चाहिए। अगर भारत के संविधान में इसको देखें तो भारत संविधान की अनुसूची 7 के तहत केंद्र राज्य के बीच 3 लिस्ट का वर्णन है, जिसमें आपको पहला जो लिस्ट है उसको संघ सूची बोला जाता है, और दूसरा आपको राज्य सूची, और तीसरा नंबर की जो सूची है उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। तो इस तरह से केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, इसी को संघवादी व्यवस्था बोलते हैं। लेकिन समय के साथ इसके कॉन्सेप्ट में व्यापक बदलाव हुआ, और जैसे ही 93, 92 के अंदर 73, 74 अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो संघीय व्यवस्था के अंदर अब ग्राम पंचायत और पंचायती राज व्यवस्था को भी शामिल किया जाता है। और नीति आयोग, खास करके जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ, ये भी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए, उसके प्रति स्पर्धात्मक संघवाद को बढ़ावा देने के व्यू से, राज्यों के बीच कंपटीशन कराने के व्यू से एक संघवाद को काफ़ी आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर विषय वस्तु से हट करके ज़्यादा हम लोग कोशिश नहीं करेंगे। तो इस तरह से अगर डायरेक्ट इसके आंसर पर बात किया जाए तो इसका कनाडा आपका आंसर होगा, और इस कनाडा से ही संघवादी मॉडल को भारत सरकार ने अपनाया है। लेकिन भारत में अगर संघवाद को देखें तो भारत में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, सहकारी संघवाद की कॉन्सेप्ट है, जिस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस तरह से इसका आंसर आपको कनाडा होगा। अगला सवाल देखेंगे 7 नंबर में। 7 नंबर के सवाल है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में से निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? यानी प्रस्तावना के अंदर किसका उल्लेख नहीं देखने को मिलता है? तो अगर पहले ऑप्शन पर हम गौर करें तो न्याय, तो भारत के संविधान के अंदर सामाजिक न्याय, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की चर्चा है। भातृत्व यानी बंधुता की भावना का भी उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर है, और स्थिति की समानता यानी राइट टू इक्वलिटी का भी चर्चा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से समानता की चर्चा भारतीय संविधान के अंदर किया गया है। तो इस तरह से व्यस्त मताधिकार का चर्चा भारतीय संविधान के प्रियम्बल के अंदर नहीं है, बल्कि आर्टिकल 326 के अंदर इसका चर्चा किया गया है। तो इस तरह से इसका आंसर आपको सी होगा, व्यस्त मताधिकार। 8 नंबर सवाल है, हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मूल अधिकार को लेकर के बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर मौलिक अधिकारों की चर्चा है, जो देश के सभी नागरिकों को, और कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है जो हमारे विदेशी नागरिकों को भी, जो विदेश से आने वाले लोग हैं उनको भी प्राप्त है। भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। तो इस तरह से अगर भारत के संविधान में मूल अधिकार की बात किया जाए तो सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका से इसको लिया गया था, USA की कॉन्स्टिट्यूशन से इसको ग्रहण किया गया है। इस तरह से इसका आंसर ए सही होगा। आगे हम लोग गौर करेंगे 9 नंबर सवाल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का प्रसिद्ध मामला निम्नलिखित में से कौन से एक विषय से संबंध था? केशवानंद केस के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो भारत के न्यायिक इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण केस माना जाता है, जहाँ से संविधान के अंदर एक अलग प्रकार की कॉन्सेप्ट, संविधान को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का आगाज हुआ, जो चल करके पूरे संवैधानिक व्यवस्था में हेर फेर करने की कोशिश की और एक तरह से न्यायपालिका को सेफ जोन देने का काम किया है। केशवानंद भारती केस की अगर बात करें तो 1973 का केस ये है, जो केरल के मठाधीश केशवानंद से संबंधित है, इसलिए इसका नाम केशवानंद भारती केस है। तो ये जो केस है आपको संविधान के अंदर आधारभूत विशेषता से संबंधित था, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के ये केस काफ़ी चर्चा में रहा।
तो इस तरह से आंसर इसका सी होगा। और इस बेसिक स्ट्रक्चर के आधार पर ही आपको भारत के संविधान के अंदर जो तमाम संशोधन होते हैं इसको भी एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस से संबंधित है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर आप लोग गौर कीजिएगा। और दूसरी बात, एक चीज़ और आप लोग गौर कीजिएगा कि आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं उसको लाइक और सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपसे पैसा तो नहीं मांगा जा रहा है, इसको थोड़ा सा शेयर करने का भी कोशिश करना है, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका, मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। लॉकडाउन के अंदर अगर इस तरह की सुविधा मिलता है तो एक अच्छी बात है। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि और बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा मिले। हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट में राहुल सर हैं और एक जमील सर भी हैं। तो इस तरह से हम लोग तीनों मिल करके इस वीडियो को बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका अगर जो भी इसके खामियां हैं उस खामियों को भी उजागर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो है उसमें हम लोग सुधार करने की कोशिश करें। आगे सवाल देखेंगे 10 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल से ज़्यादा सवाल इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि भारत संविधान की सेकंड चैप्टर से हम लोग इस सवाल को बनाए हैं। तो प्रस्तावना के अंदर किस चीज़ की चर्चा नहीं किया गया उसकी बात है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि प्रस्तावना के अंदर लोकतांत्रिक गणराज्य की चर्चा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। समाजवादी बात की भी चर्चा है, जो 42 संशोधन 1976 से संविधान के अंदर सेकुलरिज्म और समाजवाद को जोड़ा गया है। और हिंदुस्तान की जो समाजवाद है वो लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें योग्यता के हिसाब से लोगों को काम दिया जाता है। हम लोग चाइना के या रशिया की समाजवादी व्यवस्था को अपनाने की कोशिश नहीं किए हैं, बल्कि जयप्रकाश नारायण की समाजवादी व्यवस्था को अपनाने की कोशिश किए हैं। सेकुलरिज्म 42 संशोधन से है, तो इस तरह से इसका आंसर संघीय होगा। भारत की प्रस्तावना में संघीय जैसे शब्दों की चर्चा नहीं है। और जहाँ तक अगर संघीय फेडरलिज्म की बात करें तो फेडरलिज्म पूरे हिंदुस्तान के संविधान के अंदर कहीं भी संघीय व्यवस्था की चर्चा नहीं किया गया है, बल्कि एक नेचर के रूप में हम लोग संघीय व्यवस्था को अपनाते हैं। और थोड़ी सी अगर इसको भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 के अंदर देखें तो भारत एक राज्यों का संघ है, यहाँ से इसको प्रेरित किया गया है संघीय व्यवस्था को और केंद्र राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन। तो इस तरह से आपको 10 क्वेश्चन के बाद ही आज हम लोग क्लास को समाप्त करेंगे, क्योंकि कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से टेक्निकल टीम का सलाह है कि क्लास को रोका जाए। लेकिन एक बात को आप लोग गौर कीजिएगा, ये जो वीडियो कंटेंट आपको मिल रहा है हमेशा मिलते रहेगा। आप लोग को कोशिश होना चाहिए कि इस चैनल से बने रहें। और जैसे ही लॉकडाउन 15 मई के बाद लॉकडाउन समाप्त होगा, हम लोग पुनः हंसपुरा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आगाज करेंगे। एक ही छत के अंदर आपको हर तरह की कंपटीशन क्लास की सुविधा दिया जाएगा, और उसका एक जो ड्राफ्ट है हम लोग तैयार कर रहे हैं। 15 मई के बाद जैसे ही सरकार की ऑर्डर आएगी लॉकडाउन समाप्त करने की, कोचिंग संस्थान खोलने का, हम लोग अपने मिशन पर काम करेंगे। हालांकि अभी लॉकडाउन की वजह से क्लास नहीं चल पा रहा है, इस बात को आपको मालूम है। इसलिए आप लोग से हम लोग अनुरोध करेंगे कि लॉकडाउन में स्वस्थ रहें, जहाँ भी रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि जो सरकार की कोविड-19 दिशा निर्देश है, गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करें। इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा। लेकिन आपको मालूम है कि सरकार ने जानबूझ करके कोचिंग संस्थान पेशेवर से जुड़े हुए लोगों को बर्बाद करने की जो जिम्मेदारी ले लिया है। दरअसल हर चीज़ खुला हुआ है, लेकिन कोचिंग संस्थान ही बंद है। लेकिन क्या कीजिएगा, जिसके हाथ में सत्ता होती है वो तानाशाह हो ही जाता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर हमें राहत इंदौरी साहब का वो शेर याद आता है जो कहते थे कि लगेंगे आग तो कई घर आएंगे जद में, सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है, सब जालिम जालिम है, कोई सरकार थोड़ी है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और सरकार एक गलतफहमी में जिंदा है, उसको लग रहा है कि लॉकडाउन से कुछ लोग खुश हैं और एक अच्छी मैसेज जा रही है, लेकिन इस बात को भी ध्यान रखना होगा। हमारे अजीज़ और हमारे सबसे बेहतरीन शायर, उर्दू लफ्ज़ को आगे ले जाने वाले मिर्ज़ा गालिब कहे थे, उनकी बात को थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा कि उनके देखने से आ जाती है चेहरे पर रौनक, लेकिन उनको लगता था कि बीमार का हाल अच्छा है। यही गलतफहमी में सरकार भी है। सरकार को
ज़मीनी स्तर पर क्या समस्या है उसको गौर कर करके, और हम अनुरोध करेंगे कि 50% विद्यार्थी के साथ भी कोचिंग को आगे खोलने की कोशिश करें। ये एक तरह से हम लोग का क्रांतिकारी आगाज़ है, यहाँ से एक आवाज़ है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस आवाज़ को पूरे बिहार के अंदर ले जाने की कोशिश किया जाए। इस तरह से मेरा क्लास आज समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।